हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं बच्चों। आज हम लोग एक और नया चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं और वो भी कम से कम समय में। ये जो सीरीज है बेटा, ये इसलिए बनाई गई है ताकि आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कम से कम टाइम में रिवाइज कर ले। यानी ये वो बच्चे देखें जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, बट वो चाहते हैं कि बस एक बार उनके कॉन्सेप्ट्स टच अपॉन हो जाए कि अच्छा यहां पे ये बात थी, इस सेक्शन में ये बात थी। तो हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट चले, लेकिन ये लेक्चर जो आप अभी देखेंगे ये आपको लास्ट डे या एग्जाम के 3-4 दिन पहले जब आपको लॉ रिवाइज करना होगा ना, तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्यों? बिकॉज हम मोस्टली चैप्टर्स को एक एक घंटे में कवर कर रहे हैं, विद इन 1 आवर कवर कर रहे हैं। तो अगर कंपनीज एक्ट के 10 चैप्टर्स हैं तो मान लो 8 घंटे, 7-8 घंटे में आपका कंपनीज एक्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। हाँ, अगेन कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं सिखाए जा रहे हैं। ये ना तो रेगुलर बैच है ना तो फास्ट ट्रैक बैच है, ये पूरा रिवीजनरी सीरीज है। यहां पे मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं हर एक पॉइंट का कि ये पॉइंट का आपको ख्याल रखना है और आपको भी अपने सामने स्टडी मटेरियल रखना है और टिक करते जाना है। अच्छा हाँ, ये सेक्शन में ये बात लिखी थी, अच्छा ये क्वेश्चन आया था। दिस इज हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। तो चलो स्टार्ट करें फिर आज का चैप्टर। यस सर, एनर्जी पूरी। यस सर, तो कौन सा चैप्टर करने वाले हैं बच्चों? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और क्योंकि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आपको जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपका चैप्टर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज हो जाएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सिंपल सी बात मैं इसमें आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं डिविडेंड की डेफिनेशन। डिविडेंड की डेफिनेशन कहां पे दी गई है बेटा? डिविडेंड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 35 में। बड़ी वाहियात डेफिनेशन है। क्या बोलता है? कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। देखो नॉर्मल लैंग्वेज में डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू दी मेंबर्स। यानी जब हम शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांट देते हैं, उस प्रॉफिट बांटने को डिविडेंड कहा जाता है। बट यहां पे लॉ ने वो वाला मीनिंग नहीं बताया जिसे हम समझते हैं। लॉ ने कहा डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, यानी डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड के अलावा भी कुछ होता है। तो नॉर्मली बेटा डिविडेंड के 2 टाइप होते हैं। नॉर्मली डिविडेंड के 2 टाइप होते हैं। कितने? 2 टाइप। कौन कौन सा? इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होता है? जो 2 एजीएम के बीच दिया जाता है। और फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है? जो एजीएम पे दिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड, यहां पे डिफरेंस आ सकता है थ्योरी 4 मार्क का कि डिफरेंस बिटवीन इंटरिम और फाइनल बताओ। तो सिंपल बता देना, पहले तो बताना कि इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट से पहले हो जाता है, जबकि फाइनल डिविडेंड कौन होता है? जो कि कंपनी की एजीएम पे दिया जाता है जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब। ओके, डिविडेंड कौन अनाउंस करता है बेटा? डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं, है ना। इंटरिम डिविडेंड कौन अनाउंस करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं। बट फाइनल डिविडेंड रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बट अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं जनरल मीटिंग में, एजीएम में बेटा शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन? मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10% का रिकमेंड करा फाइनल डिविडेंड। तो क्या शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड को अप्रूव करने से पहले बढ़ा सकते हैं? यानी 10 की जगह 12% कहते कर सकते हैं? लॉ कहता है नहीं, ये अलाउड नहीं है। लेकिन क्या उसे कम कर सकते हैं? लॉ कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो इसी पर ही एक एग्जांपल आपकी किताब में दिया हुआ है कि शेयर होल्डर्स एट एन एजीएम यूनैनिमसली, यानी सारे शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास करा कि डिविडेंड उस रेट पे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था उससे ज्यादा। क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड होगा? नहीं, ये एक इनवैलिड रेजोल्यूशन होगा, बिकॉज शेयर होल्डर्स फाइनल डिविडेंड का अमाउंट बढ़ा नहीं सकते हैं। ओके, टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इंटरिम डिविडेंड का टाइम क्या होगा बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने से पहले इंटरिम डिविडेंड दे दिया जाता है, यानी फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने से पहले, और फाइनल डिविडेंड उनके प्रिपेयर होने के बाद डिक्लेयर किया जाता है। रिवोकेशन, क्या एक बारी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो क्या वो वापस लिया जा सकता है? तो लॉ कहता है अगर आप इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हो तो वो शेयर होल्डर से कंसेंट लेकर रिवोक करवाया जा सकता है। लेकिन इसमें किसकी कंसेंट लगेगी?
सारे शेयर होल्डर्स की कंसेंट लगेगी, तभी रिवोक हो सकता है इंटरिम डिविडेंड, अदरवाइज इंटरिम डिविडेंड रिवोक नहीं होता है। और फाइनल डिविडेंड तो कोई भी आ जाए कभी रिवोक हो ही नहीं सकता है, एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो, एक बार अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया तो। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड कंपनी तभी दे सकती है अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिक्लेयर करने की पावर है, लेकिन अगर फाइनल डिविडेंड की बात करें तो आर्टिकल्स में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है और पे किया जा सकता है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। अब इंटरिम डिविडेंड से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसपे क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान से सुनना। अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है और उसको जब वो इशू करने की सोच रही है उससे पिछले क्वार्टर तक कंपनी में लॉस है, तो लॉ कहता है इंटरिम डिविडेंड का जो रेट है, इंटरिम डिविडेंड का जो रेट है ना, वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। इसको एक एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या बात कह रहा है, मान लो एक कंपनी है Q1, Q2, Q3, एक कंपनी है जो Q3 में इंटरिम डिविडेंड देने की सोच रही है। Q1 में 5 करोड़ का लॉस है और Q2 में 10 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्या ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है? क्या ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। यहां पे नेट ऑफ करके हमें चेक करना होता है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो नेट ऑफ करके कितना हुआ, यानी Q2 तक क्या सिचुएशन है, Q2 तक क्या सिचुएशन है, Q2 तक नेट 5 करोड़ प्रॉफिट है, नेट 5 करोड़ प्रॉफिट है। तो इंटरिम डिविडेंड के रेट पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर सिनेरियो दूसरा होता, Q1, Q1 में 3 करोड़ का प्रॉफिट और Q2 में 5 करोड़ का लॉस, 5 करोड़ ये प्रॉफिट ये लॉस, और Q3 में कंपनी क्या चाहती है, इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है। तो लॉ कहता है पहले चेक करो कि यहां तक जब जिस टाइम आप दे रहे हो इंटरिम डिविडेंड, जिस टाइम आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो उस टाइम तक नेट पोजीशन क्या है। तो क्या नेट पोजीशन है भैया, 2 करोड़ लॉस की नेट पोजीशन है। तो लॉ कहता है यहां पर आपको इंटरिम डिविडेंड के केस में क्या लग जाएगी, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। कितनी? कि मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम रेट आप कितना दे सकते हो, वो हो सकता है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज। तो मान लो आपने लास्ट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये 10% है, ये 11% है और ये 12% है। तो इनका आप एवरेज निकालोगे कितना आएगा, 11% एवरेज आएगा। तो इंटरिम डिविडेंड का रेट कितना हो सकता है बेटा, 11% हो सकता है। कम भी हो सकता है इससे, मैक्सिमम 11% हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा 11% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता अगर पिछले क्वार्टर तक एग्रीगेट में लॉस है। तो बस इस बात का ख्याल रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके सर, उसके बाद आगे चलते हैं। डिविडेंड किस पे मिलता है, डिबेंचर्स में मिलता है या शेयर्स में मिलता है? लॉ कहता है डिबेंचर्स पे मिलता है, नहीं, डिबेंचर्स पे तो इंटरेस्ट मिलता है, डिपॉजिट्स पे तो इंटरेस्ट मिलता है। तो शेयर्स के केस में बेटा, शेयर्स के केस में डिविडेंड मिलता है, लेकिन शेयर्स तो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं और इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव शेयर्स की बात करता हूं, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो वो कहता है मान लो कि अगर आपने एक प्रेफरेंस शेयर्स को ईयर 1 में डिविडेंड नहीं दिया, ईयर 2 में डिविडेंड नहीं दिया और ईयर 3 में आप डिविडेंड दे रहे हो, तो आपको ईयर 1 का भी डिविडेंड देना पड़ेगा, ईयर 2 का भी डिविडेंड देना पड़ेगा और ईयर 3 का भी डिविडेंड देना पड़ेगा। यानी सारे पुराने अरियर्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे क्यूमुलेटिव के केस में। लेकिन वहीं अगर आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो लॉ कहता है मान लो ईयर 1 में दिया, ईयर 2 में नहीं दिया, ईयर 3 में आपको सिर्फ ईयर 3 का डिविडेंड देना है, ईयर 2 का देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लैप्स हो जाता है, यानी वो क्यूमुलेट नहीं होता है। बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स तो आपको जानते ही हो कि इक्विटी शेयर्स पे कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स्ड रेट होता है या फिक्स्ड अमाउंट लिखा होता है डिविडेंड का, बट इक्विटी पे कोई फिक्स नहीं होता है। वो रिकमेंड किया जाता है, बोर्ड के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और शेयर होल्डर्स के द्वारा क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है सेक्शन 123, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की अगर मैं बात करता हूं तो पहला पॉइंट आता है कि डिविडेंड
कौन कौन से सोर्सेस से दिया जा सकता है, डिविडेंड कौन कौन से सोर्सेस से दिया जा सकता है। तो पहला सोर्स कौन सा है बेटा, करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना जो डेप्रिसिएशन होता है उसको माइनस करना जरूरी है प्रॉफिट के कैलकुलेशन में से। ओके, सेकंड है प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स, यानी अगर करंट ईयर के प्रॉफिट की बात ना करके जो पिछले सालों में आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, क्या उसमें से भी दिया जा सकता है। लॉ कहता है यस, आप उसमें से भी दे सकते हैं, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हैं और पिछले पिछले जो साल के प्रॉफिट्स थे उसमें से भी दे सकते हैं। पिछले साल के प्रॉफिट्स कहां पे पड़े होंगे बेटा, पिछले साल के प्रॉफिट पड़े होते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड जितने भी आपके फ्री रिजर्व्स हैं वहां पे पड़े होते हैं, फ्री रिजर्व्स में पड़े होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स की बात यहां पर नहीं होती है। क्या हम दोनों से दे सकते हैं क्या, थोड़ा पैसा मैंने करंट से दे दिया, थोड़ा पैसा मैंने पुराने से दे दिया, लॉ कह रहा है वो दोनों भी अलाउड है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भैया, कई बार गवर्नमेंट पैसा देती है डिविडेंड देने के लिए, सो मनी प्रोवाइडेड बाय, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हो, इन परजुएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट, तो आप उसमें से भी पैसा दे सकते हैं डिविडेंड का मेंबर्स को। ओके सर, चलिए क्या यहां तक क्लियर हो गया। यस सर, लेकिन ध्यान रखना जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं ना तो उसमें से डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 वाला माइनस मत करना भूलना, और सुनो सुनो सुनो, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, यानी जो पिछले साल के लॉसेस और डेप्रिसिएशन थे वो भी माइनस होंगे अगर नहीं हुए थे, और जो भी अनरियलाइज्ड गेन है, नोशनल गेन है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट है, यानी पुराने की बात कर रहे हैं जो सच में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जो बस आपने एंट्री बुक्स एंट्री से दिखाया था, वो भी प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा, उसमें से डिविडेंड देने की मत सोचना। ओके सर, गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स, यानी पहले लॉ में हुआ करता था कुछ परसेंटेज बताई होती थी जिसमें कि रिजर्व्स आपको कहां ट्रांसफर करने होते थे, जिसमें कि प्रॉफिट आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होता था, बट अब ऐसी कंडीशन नहीं है। अब लॉ कहता है कंपनी अगर अपनी मर्जी से चाहे तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में से प्रॉफिट में से, यानी कंपनी की मर्जी है, उसकी डिस्क्रिप्शन पे है कि कंपनी अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकती है, यानी करना है या नहीं करना है यह भी कंपनी डिसाइड करेगी, और कितना परसेंट करना है यह भी कंपनी डिसाइड करेगी। लॉ कह रहा है मैं इसमें छेड़खानी नहीं करूंगा, ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग है। ओके सर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड when there is inadequacy or absence of profits, very important provision from exam point of view, very important point है ये। क्यों सर, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, यानी अगर डिविडेंड पे क्वेश्चन आया तो ज्यादा चांसेस होते हैं यहीं से पूछा जाएगा। लॉ कहता है अगर डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास एडुकेट प्रॉफिट्स नहीं है तो आप पिछले सालों के प्रॉफिट्स में से दे सकते हो, करेक्ट। ओके, हाँ, लेकिन सुनना बात को, लॉ कहता है दे तो सकते हो लेकिन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड आप देना चाहते हो वो मैक्सिमम कितना होगा, लास्ट 3 इयर्स का क्या कर देना, लास्ट 3 इयर्स के जो रेट थे उनका एवरेज ले लेना, लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो कंपनी को कंडीशन 1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कंडीशन 1 पढ़ना ही मत, यानी कंडीशन 1 तभी पढ़नी है जब 3 सालों में डिविडेंड दिया हो, अदरवाइज आपको कंडीशन 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंडीशन 2 क्या कहती है जी, कंडीशन 2 कहती है कि आप जो पैसा निकाल रहे हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से वो कितना निकाल सकते हो, मैक्सिमम लिमिट कितनी निकाल सकते हो। तो लॉ कहता है टोटल अमाउंट जो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से विड्रॉ करोगे, वो कितना हो सकता है, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यानी पेड अप शेयर कैपिटल लो कंपनी की, फ्री रिजर्व लो, दोनों को ऐड करो, उसको 10% से मल्टीप्लाई करो, जो अमाउंट आएगा दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट
जो आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अमाउंट आपने निकाला है ना, इसमें पहले करंट फाइनेंशियल ईयर के जो लॉसेस है ना वो सेट ऑफ कर देना, उसके बाद ही डिविडेंड के अमाउंट पर जाना। यानी इस अमाउंट में से जो मैक्सिमम अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो उसमें से लॉस भी माइनस करना जरूरी है। ओके सर। कंडीशन नंबर 3, पैसा जब आपने निकाल लिया फ्री रिजर्व्स में से, जब आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल लिया, तो कितना पैसा बचना चाहिए? लॉ कहता है फाइनेंशियल रिजर्व्स में से जब आप पैसा निकाल लोगे यानी माइनस कर दोगे, अमाउंट विड्रॉ कर लोगे, तो कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल। कितना बचना चाहिए? वो कम से कम 15% ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। यानी 15% से कम वो नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, ये लॉ कहता है। ये तीनों कंडीशंस आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। एक बारी आप आईसीआई मटेरियल के एग्जांपल नंबर 7 को जरूर गो थ्रू करेंगे और खुद से इंडिपेंडेंटली कंडीशंस को लगा के सॉल्व करना, तो आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी। ओके सर। वैसे तो हमने डीपीपी में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। नेक्स्ट आता है डिविडेंड। जब आप डिक्लेयर कर देते हो, एक बार जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो लॉ कहता है उसके 5 दिन के अंदर, डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है? उतना पैसा जितना आपने डिक्लेयर करा है डिविडेंड का, वो शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा। डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट मेंटेन्ड विद द शेड्यूल्ड बैंक। यानी डिक्लेरेशन के 5 दिन में क्या होगा? सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे, जो कि एक शेड्यूल बैंक में होगा। मान लो कि मैंने डिक्लेयर करा कंपनी ने 24 सितंबर 2019 को, तो कितने दिन में हम शेड्यूल बैंक में रख देंगे? 29 सितंबर तक हम क्या करेंगे? शेड्यूल बैंक में रख देना चाहिए मैक्सिमम। उससे पहले भी रख सकते हो, लेकिन लास्ट डे इज 29 सितंबर। ओके सर। फिर आती है डिविडेंड पेमेंट की बात। इसमें आप इस चार्ट से पढ़ लीजिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की अगर मैं बात करता हूं, तो कंपनी किस किस को डिविडेंड दे सकती है? तो लॉ कहता है कंपनी 3 लोगों को डिविडेंड दे सकती है। पहला, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन होता है? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होता है। सेकंड, उसके ऑर्डर पे, यानी शेयर होल्डर ने जिसको ऑर्डर दिया है कि इसको पे करो, कंपनी उसको भी पे कर सकती है। और तीसरा, अगर शेयर होल्डर ने कहा है कि बैंकर को, यानी शेयर होल्डर के बैंक को देना है, तो वो भी हो सकता है। यानी कंपनी 3 लोगों को डिविडेंड पे कर सकती है। एक कौन? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है, पहला उसे। दूसरा, अगर वो कहता है कि नहीं मैं ऑर्डर देता हूं इसको पे करना, तो कंपनी उसको पे कर देगी। और तीसरा, उसके बैंकर को पे कर सकती है। अच्छा, क्या कंपनी डिविडेंड काइंड में दे सकती है? लॉ कहता है नहीं, कंपनी सिर्फ डिविडेंड कैश में दे सकती है। कैश में भी कैसे देती है? नॉर्मली चेक दे देगी, डिविडेंड वारंट दे देगी, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह करके पे कर देगी। अच्छा, निधि कंपनी के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई भी डिविडेंड जो कैश में पेएबल है, कोई भी डिविडेंड जो कैश में पेएबल है, वो आप मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट कर देना, अगर वो 30 दिन तक क्लेम नहीं करता है, अगर मेंबर 30 दिन तक क्लेम नहीं करता है। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, क्या सारी कंपनियां डिविडेंड दे सकती है? लॉ कहता है, याद करो, सेक्शन 8 कंपनी को हमने मना करा था। सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रॉफिट्स को सिर्फ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकती है। सेक्शन 8 कंपनी सिर्फ क्या कर सकती है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकती है, वो डिविडेंड नहीं दे सकती है। और दूसरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ के जो बाकी सारी कंपनियां हैं, अगर उस कंपनी ने या तो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में, 73 मतलब डिपॉजिट्स के एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं और डिपॉजिट्स के रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, यानी डिपॉजिट्स को लेने में और डिपॉजिट्स को वापस देने में अगर कोई डिफॉल्ट किया है, तो जब तक वो डिफॉल्ट चलता रहेगा कंपनी इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। लेकिन अगर एक बार आपने वो डिफॉल्ट को करेक्ट कर दिया, तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है, अदरवाइज डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकती है। ओके सर। नेक्स्ट आता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सेक्शन 124। लॉ कहता है कंपनी को डिविडेंड कितने दिन में पे कर देना चाहिए? कंपनी को डिविडेंड 30 दिन के अंदर पे कर देना चाहिए, डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर पे कर देना चाहिए। बट अगर कंपनी
अगर कंपनी 30 दिन में पे नहीं कर पाती है, 30 दिन में पे नहीं कर पाती है या शेयर होल्डर क्लेम करने नहीं आता है, तो अगले 7 दिनों के अंदर, 30 दिन खत्म होने से 30 दिन जहां खत्म होते हैं वहां से 7 दिनों के अंदर कंपनी को पूरा का पूरा अमाउंट जो पे नहीं हुआ है या जो क्लेम नहीं हुआ है डिविडेंड का, वो एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है जिसको नाम दिया गया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और ये कहां पे होता है? ये बेटा शेड्यूल्ड बैंक में ही एक अलग से बैंक अकाउंट खुलाया जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट का, उसमें डाल दिया जाता है। अब क्या होगा? जैसे ही कंपनी ने 7 दिन के अंदर क्या करा 7 दिन के अंदर ट्रांसफर करा, तो ट्रांसफर करते ही 90 दिन के अंदर, ट्रांसफर करते ही 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर उसे एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जिस स्टेटमेंट में उन लोगों के नाम, उन लोगों के एड्रेस और कितना अमाउंट उनका डिविडेंड का देना अनपेड रह गया है, वो अमाउंट, ये सारी चीजें उन्हें उस स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेगी। और ये स्टेटमेंट को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा या वो वाली वेबसाइट पे डालना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए नोटिफाई करेगी, बताएगी। ओके सर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट। अगर 7 दिन के अंदर, अगर हमने कहा था भैया 7 दिन के अंदर पैसा डाल देना, बट तुमने 7 दिन के अंदर पैसा नहीं डाला, तो कंपनी को 12% पर एनम का, कंपनी को 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट लग रहा है ये किसको मिलेगा? लॉ कहता है ये इंटरेस्ट अवेलेबल होगा मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, उनके प्रपोर्शन में जितना अमाउंट, यानी ये किसको बिलोंग करता है? ये इंटरेस्ट बिलोंग किसको करता है? मेंबर्स को ही बिलोंग करेगा। ओके सर। क्या मान लो कोई पर्सन है जिसको याद आ गया कि यार मुझे तो पैसा जो है, मेरा पैसा कंपनी के पास बाकी है, उसने स्टेटमेंट वगैरह देख ली, वो जो स्टेटमेंट कंपनी ने वेबसाइट पे लगाई थी, तो क्या वो क्लेम कर सकता है? यस। किसी भी पर्सन को अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा चाहिए क्लेम करना है, तो वो कंपनी के पास अप्लाई कर देगा कि भैया मेरा पैसा दे दो, और कंपनी उसको उसका पैसा चेकिंग करने के बाद पे कर देगी। ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट, हाँ, अगर अनक्लेम्ड, ये जो आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला था, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डाला था, अगर 7 साल तक वो पैसा, अगर 7 साल तक वो पैसा नहीं होता है, कोई लेने नहीं आता है, तो लॉ कहता है कंपनी जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हुआ था वो सारा पैसा किसको दे देगी? आईईपीएफ को दे देगी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ को ट्रांसफर कर देगी। और आईईपीएफ बदले में उसे क्या देगी? आईईपीएफ बदले में उसको क्या देगी? आईईपीएफ अथॉरिटी बदले में उसको रिसीट इशू करेगी कि हां हमें कंपनी से इतना पैसा मिल गया है। लेकिन ध्यान रखना कि कंपनी जब वो पैसा आईईपीएफ को ट्रांसफर करती है ना, तो उसे एक स्टेटमेंट देती है कि भैया ये किन किन लोगों का पैसा है, ये किन किन लोगों का पैसा है, वो चीज भी आईईपीएफ को साथ में बताई जाती है। तो डिविडेंड का पैसा तो चला गया, साथ ही साथ शेयर्स भी चले जाएंगे आईईपीएफ को। कौन से शेयर्स चले जाएंगे? जो कि 7 कॉन्जिक्यूटिव साल, जिन शेयर्स पे 7 लगातार सालों तक डिविडेंड पे या क्लेम नहीं हो पाया है, वो, यानी शेयर का अमाउंट तो जाता है, पैसे का अमाउंट, डिविडेंड का अमाउंट तो जाता ही जाता है, साथ में शेयर का अमाउंट भी चला जाता है। ओके सर। अच्छा, मान लो कि 7 साल बाद कोई इंसान जानता है, जब पैसा आईईपीएफ के पास चला गया है, आईईपीएफ फंड में चला गया है, तो अब वो किसके पास अप्लाई करेगा? कंपनी के पास पैसों के लिए अप्लाई करेगा या आईईपीएफ के लिए अप्लाई करेगा? तो लॉ कहता है अब वो किसके पास जाएगा? अब वो किसके पास जाएगा? आईईपीएफ के पास जाएगा, पैसों के लिए भी, और जो शेयर उसके अगर आईईपीएफ के पास चले गए थे उन शेयर्स के लिए भी। ओके सर। देन पनिशमेंट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 125, जो आईईपीएफ की ही बात करता है। इसमें आपको क्या याद करना है कि फंड में पैसा कहां कहां से आता है और कहां कहां जाता है। फंड में पैसा कहां कहां से आता है और कहां कहां जाता है। तो देखो, इस लिस्ट को याद कर लेना, सुनते चलो। सुनो, पैसा कहां कहां से आता है। पहला सोर्स है
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे देती है पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के, पार्लियामेंट से अप्रूव करा के, तो वो ग्रांट आईईपीएफ को चला जाती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन डोनेशन दे देती है, वो भी आईपीएफ में जाएगी। ओके सर। फिर आप कुछ चीजें तो जानते ही है, अभी हमने पढ़ा अनपेड डिविडेंड अकाउंट का सारा बैलेंस 7 साल के बाद कहां चला जाता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट का सारा बैलेंस कहां चला जाता है 7 साल के बाद? यस, आईईपीएफ में चला जाता है। फिर पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में, पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में एक जनरल रेवेन्यू अकाउंट हुआ करता था और एक आईपीएफ हुआ करता था। वो दोनों का फंड भी उठाकर इस वाले आईपीएफ में डाल दिया गया है। उसके बाद देखिए, ध्यान से सुनना इस वाली बात को, आपके डिपॉजिट, कंपनी के कोई डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए थे, कंपनी के कोई डिबेंचर्स मैच्योर हो गए थे, कंपनी के कोई प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने का टाइम आ गया था, यानी डिबेंचर्स, डिपॉजिट और प्रेफरेंस शेयर्स, अगर इनका पैसा देना था, अगर इनका पैसा देना था, ड्यू हो गया था, बस 7 सालों तक कोई लेने नहीं आया, तो ये भी कहां चला जाएगा? आईईपीएफ में चला जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन मनी, मान लो कुछ लोगों ने एप्लीकेशन मनी दी और हो सकता है कि ओवर सब्सक्राइब हो सकता है कि वो पब्लिक ऑफर फेल हो गया हो, तो ये जो एप्लीकेशन मनी है आपको नॉर्मली रिटर्न कर देनी चाहिए थी, इमीडिएटली रिटर्न कर देनी चाहिए थी, बट वो ढूंढने पे भी बंदा नहीं मिल रहा है, वो ढूंढने पे भी बंदा नहीं मिल रहा है। तो लॉ क्या कहेगा? लॉ कहता है अगर एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को आई थी सिक्योरिटीज के लिए और वो रिफंड के लिए ड्यू है, लेकिन 7 साल हो गए कोई लेने ही नहीं आया, तो भैया वो भी कहां चली जाएगी? आईईपीएफ में चली जाएगी। और उसके ऊपर का इंटरेस्ट, किसके ऊपर का इंटरेस्ट? एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट्स और डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट भी आईईपीएफ में चला जाएगा। ओके, देन अगर आपने कंपनी का कोई मर्जर या अमलगमेशन किया था या बोनस शेयर इशू करे थे जिसकी वजह से फ्रैक्शनल शेयर्स बन गए, तो फ्रैक्शनल शेयर्स को बेच के जो अमाउंट आया वो अमाउंट आप नॉर्मली मेंबर्स को देते हो, बट अगर वो लेने नहीं आता है तो वो भी कहां चला जाएगा? आईईपीएफ में चला जाएगा, आईईपीएफ में चला जाएगा। और आईईपीएफ जहां जहां इन्वेस्टमेंट करेगा उससे जो भी इनकम या इंटरेस्ट आएगा वो भी आईईपीएफ को होता है। और डिस्गोर्जमेंट यानी अगर कोई पैसा जब्त कर लिया गया, कोई चीज जब्त कर ली गई आईईपीएफ के द्वारा, वो भी आईईपीएफ के पास होगी। ये लिस्ट क्या याद करनी पड़ेगी? यस बेटा, ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार इसे दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या क्या चीजें थी, ध्यान से सुनो। ग्रांट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से पूछ के दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई डोनेशन वगैरह दी, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डोनेशन दी तो, या किसी कंपनी ने कोई डोनेशन दी तो। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कंपनी से रिलेटेड कौन कौन सा जा रहा है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट जा रहा है, एप्लीकेशन मनी जा रहा है, मैच्योर डिपॉजिट जा रहा है, मैच्योर डिबेंचर जा रहा है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट जा रहा है, और प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट जा रहा है। ओके सर। और पुराने कंपनी एक्ट 1956 से 2 चीजें जा रही हैं, कौन सी? जनरल रेवेन्यू अकाउंट और आईईपीएफ। जनरल रेवेन्यू अकाउंट और आईईपीएफ जा रहा है। फ्रैक्शनल शेयर्स की बात भी उधर ही जाती है, फ्रैक्शनल शेयर से जो सेल होके आता है, और डिस्गोर्जमेंट वाला केस भी उधर ही जाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। उसके बाद आपको याद करना है कि फंड का यूटिलाइजेशन कहां होता है। फंड का यूटिलाइज यानी ये जो इतना सारा पैसा आया है, इस पैसे का आईईपीएफ क्या करेगी? सिंपल सी बात है, उसके नाम में ही छुपा है, देखो उसका नाम में ही छुपा है क्या? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यानी वो इन्वेस्टर को क्या करेगी? एजुकेट करेगी। यस और नो? अवेयरनेस फैलाएगी। यस और नो? तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा वो होता है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, यानी जो नाम है उसी काम के लिए वो चीज करेगी। बाकी पैसा कहां जाता है? एक और बड़ा खर्चा होता है आईईपीएफ का। अरे भाई, आपको डिपॉजिट्स आए, आपको डिविडेंड आया, जो 7 सालों से लोगों ने नहीं लिया था वो आपके पास आ गया, लेकिन अब उनके पास राइट है कि वो आईईपीएफ के पास आकर क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो उनको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। यानी अगर कोई पर्सन अपना पैसा लेने वापस आ जाता है, आईईपीएफ के पास एप्लीकेशन करता है, तो वो पैसा आपको रिफंड करना पड़ता है। सो रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी, यानी जितना भी पैसा आपको ऊपर आया था 7 साल होने पर, अगर उसे कोई मांगने आ जाता है तो वो पैसा आपको उसे दे देना चाहिए, और साथ में उसके ऊपर का, है ना, साथ में उसके ड्यू फॉर
रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, जो उसके ऊपर का इंटरेस्ट था वो भी वापस कर देना। उसके बाद जितने भी क्लास एक्शन सूट्स होते हैं जो हमने सेक्शन 37 में पढ़े थे, सेक्शन 37 में हमने क्लास एक्शन सूट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन थे, उसका भी खर्चा आईईपीएफ करता है, कर सकता है। तो रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस या कोई और पर्पस जो कि इंसिडेंटल है, जो कि जरूरी है, वो भी कर सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्कोर्स्ड अमाउंट, ये जो पैसा छीना था, ये जो पैसा गलत तरीके से जो किसी ने कमाया था, वो जो जब्त किया था, आईईपीएफ वो सही लोगों को आइडेंटिफाई करके, सही लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका पैसा जो है, जिनको लॉस हुआ था, उनको पैसा दे सकता है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर, दिस इज टोटली 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 क्लियर। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आते हैं, आईईपीएफ में इतना पैसा है, आता है, इतना पैसा खर्च करना होता है, तो कौन करेगा? लॉ कहता है हमने एक अथॉरिटी ही बना दी, आईईपीएफ अथॉरिटी बना दी है। इस अथॉरिटी का सारा काम रहेगा ये पैसों को लेना और ये पैसों को खर्चना। ठीक है, ओके सर। यानी ये जो अथॉरिटी हमने बनाई है, ये अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है फंड का पैसा खर्चने के लिए। अच्छा, लेकिन अथॉरिटी तो छोटी सी है, उसमें तो ज्यादा लोग नहीं है, बट काम बहुत ज्यादा है, तो हमें और ऑफिसर्स लगेंगे। वो ऑफिसर्स कहां से आएंगे? हमें रिसोर्सेज लगेंगे। वो रिसोर्सेज कहां से आएंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तुम दिक्कत मत लो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अथॉरिटी को जितने भी ऑफिसेज, जितने ऑफिस लगेंगे, जितने ऑफिसर लगेंगे, जितने इंप्लॉइज लगेंगे, या जितने रिसोर्सेज लगेंगे ना, वो हम प्रोवाइड कर देंगे, वो हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि रूल्स में हमने बताया हुआ है उस तरीके से। ओके सर, क्या इस फंड का ऑडिट भी होगा? यस, ये फंड क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो इस फंड का ऑडिट कौन करेगा? C&AG करेगा। C&AG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका क्या करेगा? ऑडिट करेगा। अच्छा, जो एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर होगी ना अथॉरिटी की, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अथॉरिटी एक क्या बनाएगी? एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, कुल अकाउंट जिसमें पता होंगे, और ये कॉपी किसको भेज देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस कॉपी का क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट को मिलाकर मिलाकर क्या करेगा? दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास ले डाउन करेगा, अप्रूवल के लिए दिखाया जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, दिस इज टोटली 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 क्लियर। उसके बाद आता है सेक्शन 126। सेक्शन 126 क्या कहता है? ये कहता है, ध्यान से सुनना, कि अगर, सुनना मेरी बात, अगर ए ने बी को शेयर ट्रांसफर करा, और वो जो ट्रांसफर डीड है, ए ने बी को शेयर ट्रांसफर करा, उसके लिए क्या बनी? ट्रांसफर डीड बनी। वो जो ट्रांसफर डीड है वो कंपनी के पास जाती है। क्यों जाती है कंपनी के पास? ताकि कंपनी चेक करके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसको अपडेट कर दे, इसीलिए जाती है। ठीक है, अब कंपनी के पास क्या आ गई? वो ट्रांसफर डीड आ गई। कंपनी ने ट्रांसफर डीड तो देखी, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अभी तक अपडेट नहीं करा। यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अभी तक किसका नाम लिखा हुआ है? ए का नाम लिखा हुआ है, बी का नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इस बीच बी का नाम लिखने से पहले, रजिस्टर ऑफ मेंबर में बी का नाम लिखने से पहले अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, तो लॉ कहता है ये डिविडेंड किसको मिलेगा भाई? किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, क्योंकि ए को मिलना चाहिए बिकॉज उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है। या बी को मिलना चाहिए, या बी को मिलना चाहिए जिसको कि शेयर ट्रांसफर हो चुका है, और कंपनी को पता है यार इसको तो शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो लॉ कहता है अरे रुक जाओ, इसको क्या करो तुम, ना तो ए को दो ना तो बी को दो, ना ए को दे ना बी को दे, इसको उठा के डाल दे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, इसको उठा के डाल दे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, और तब तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रख जब तक कि पहले क्या ना हो, तुम उसको रजिस्टर कर लो ना, पहले बी को रजिस्टर कर लो और फिर बी को दे देना। या अगर जो ट्रांसफर डीड आपके पास आई थी, उस डीड में अथॉरिटी थी राइटिंग में, उस डीड में अथॉरिटी थी राइटिंग में कि शेयर ए ने बोला था कि बी को पे कर दो, तो लॉ कहेगा, कंपनी कहेगी कि फिर बी को पे किया जा सकता है, फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सिमिलर राइट बेटा राइट शेयर के केस में और फुली पेड बोनस शेयर के केस में भी सेम पॉइंट होता है कि भैया है ना,
राइट शेयर्स और बोनस शेयर के केस में भी यही होता है कि अगर बीच में राइट शेयर या बोनस शेयर आ गए, शेयर मेन शेयर ट्रांसफर होने से पहले, ओरिजिनल शेयर ट्रांसफर होने से पहले अगर बीच में राइट इशू या बोनस इशू कंपनी ले आई, तो उस केस में किसको देगी नए वाले शेयर? राइट इशू किसको देगी, बोनस इशू किसको देगी? तो लॉ कहता है उसको रोक लेना, इसको कैप्ट इन होल्ड कर लेना, कैप्ट इन होल्ड कर लेना, अबेयंस में रख लेना। नेक्स्ट आता है अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन कि अगर कंपनी ने डिविडेंड 30 दिन में पे नहीं करा तो उस केस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या पनिशमेंट लगेगी। इसमें पहला तो एक पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये पॉइंट याद रखना है कि भैया अगर कंपनी चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह कर रही है तो 30 डेज में पे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड वारंट दे रही है, अगर कंपनी डिविडेंड वारंट दे रही है, डिविडेंड वारंट एक सर्टिफिकेट होता है कि भैया मेंबर को दिया तो उसके पास राइट है, वो जाके क्या कर सकता है, कंपनी से पैसा क्लेम कर सकता है, कंपनी से पैसा क्लेम कर सकता है। ठीक है, आज की तारीख में डिविडेंड वारंट इतने पॉपुलर नहीं है, बट अगर कंपनी डिविडेंड वारंट के थ्रू दे रही है तो लॉ कहता है कंपनी को 30 डेज के अंदर पोस्ट कर देना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेंबर्स तक 30 डेज में पहुंचा है या नहीं। यानी सिर्फ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, अगर पे कर रही है तो पैसा पहुंच जाना चाहिए, अगर आप चेक दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप डिविडेंड वारंट दे रहे हो तो लॉ कहता है डिविडेंड वारंट के केस में सिर्फ आपने पोस्ट भी कर दिया ना 30 दिन के अंदर, तो हम आपके ऊपर सेक्शन 127 की पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है डिविडेंड वारंट के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा कि आप वहां जाके कंफ्यूज ना हो कि 30 दिन के अंदर सिर्फ कंपनी को पोस्ट करना होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेंबर्स को वो 30 दिन में मिला है या नहीं मिला है। अच्छा सर आगे बताओ सर, पनिशमेंट ऑफ फेलियर, अगर फेल हो गए, अगर फेल हो गए 30 दिन में नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो कंपनी कहती है, सबसे पहले लॉ कहता है कंपनी को पकड़ेंगे, कंपनी पे सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, कह रहे सिंपल लगाएंगे, किस रेट पे? कह रहे 18% पर एनम पे लगाएंगे, 18% पर एनम पे लगाएंगे फॉर द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, यानी जब तक आप उसे पे नहीं करोगे, 30 डेज में अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप उसे पे नहीं करोगे, लॉ कहता है जब तक वो डिफॉल्ट चलता रहेगा कंपनी को 18% पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। और कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के साथ क्या किया जाएगा? प्रिजनमेंट अप टू 2 साल, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 2 साल तक की हो सकती है। इफ ही इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, अगर वो डायरेक्टर जो है नोइंगली पार्टी टू द डिफॉल्ट है तो। एंड ही शॉल ऑल्सो बी लाइबल टू मिनिमम फाइन ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे, जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये वाली जो पेनल्टी है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दोनों को ही पक्के से लर्न करके जाना है। नॉर्मली मैं आपको पेनल्टीज याद करने के लिए नहीं बोलता हूं, बट कुछ ऐसी पेनल्टीज होती हैं जो आपको पक्के 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 से याद करनी होती है, एंड उसमें से ये एक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आई तो ये आपको याद रहनी चाहिए। ओके सर, लेकिन सेक्शन 127 के बेटा पांच पांच एक्सेप्शंस हैं, 5 एग्जम्पशंस हैं, माफी दी गई है कि यानी इन 5 केसेस में हम आप पे जो है पेनल्टी पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। कौन कौन से केसेस हैं? अगर डिविडेंड लॉ की वजह से नहीं दिया गया, अगर डिविडेंड किसकी वजह से नहीं दे पाए? लॉ की वजह से, यानी लॉ की वजह से अगर डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज आप दोगे, अदरवाइज आप दोगे। यानी पहला केस है डिविडेंड अगर लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं दिया जा रहा है। मान लो कि किसी ट्राइब्यूनल ने मेंबर के ऊपर, किसी ट्राइब्यूनल ने मेंबर को ऑर्डर दे रखा है कि इसको डिविडेंड पे नहीं होगा, तो कंपनी फिर उसको डिविडेंड पे नहीं करेगी, कंपनी फिर उसको डिविडेंड पे नहीं करेगी, बिकॉज लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स ने बेटा डायरेक्शन दी थी कि मुझे पैसा ऐसे चाहिए, यानी मान लो एक शेयर होल्डर ने कहा कि मुझे मेरा पैसा आईसीआईसी बैंक के इस अकाउंट में ही चाहिए, मैं ऐसे ही पैसा चाहता हूं, मुझे बाकी और कोई मोड से मत भेजना। और कंपनी ने डायरेक्शंस कंप्लाई करने का ट्राई करा, बट वो कंप्लाई नहीं हो पाई।
कंपनी, हो सकता है आईसीआईसी बैंक के सर्वर में इशू चल रहा हो सकता है कोई और रीजन हो, तो आईसीआईसी बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं जा पाया। और साथ ही साथ कंपनी ने ये बात शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर दी कि भैया तुमने जो डायरेक्शन दी थी ना वो कंप्लाई नहीं हो पाई है, तो लॉ कहता है कि कंपनी जो है वो पनिशमेंट से बच जाएगी। फिर हम सेक्शन 127 की पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना यहां पे कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। यहां पे एक क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ क्या होता है, जिसमें सिर्फ डायरेक्शंस दी होती है, डायरेक्शन कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन वो शेयर होल्डर को बताना भूल जाती है, तो उस केस में सेक्शन 127 एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, यानी जो शेयर्स थे वो मान लो एक पर्सन को बिलोंग करते थे जो कि अनसाउंड माइंड का हो गया, जो कि अनसाउंड माइंड का हो गया। अब क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का हो गया तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई शेयर उसके नाम पे नहीं रख सकते। या मान लो कि उसकी डेथ हो गई तो अब उसके लीगल हेयर्स को उसके शेयर्स मिल जाएंगे। बट लीगल हेयर कौन है यही अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसी में ही डिस्प्यूट चल रहा है। तो लॉ कहेगा डिविडेंड किसको देगी कंपनी, भाई पता ही नहीं है किसको देना, ये तो आपस में इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, मैं लीगल एयर हूं, मैं लीगल एयर हूं। तो लॉ कहता है इस केस में भी आपको जरूरत नहीं है ना डिविडेंड पे करने की, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ओके सर। देन अगर डिविडेंड आपने लॉफुली, कंपनी ने शेयर होल्डर से कोई पैसा लेना था, उस पैसे के अगेंस्ट कंपनी ने डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर लिया। मान लो कंपनी ने शेयर होल्डर से कॉल लेनी बाकी थी, यानी हमने कॉल कर ली थी, पैसा मंगा लिया था, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर से पैसा नहीं आया था, वो कॉल इन अरियर्स चल रहा था। तो लॉ कहता है इस केस में क्योंकि वो कॉल इन अरियर्स चल रहा था बट लीगली ड्यू है, तो कंपनी डिविडेंड का अमाउंट उस कॉल्स इन अरियर को माइनस करके अगर बैलेंस बचता है तो वो पे कर सकती है, या अगर कुछ भी नहीं बचता तो एडजस्ट करके सिंपली रह सकती है, तो उसे सेक्शन 127 की पेनल्टी नहीं लगेगी। या कोई ऐसा रीजन जिसमें कि कंपनी की कोई गलती नहीं है, कोई ऐसा रीजन जिसमें कि कंपनी की कोई गलती नहीं है, अगर वो प्रूफ, और ये कंपनी को ऑफ कोर्स प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इस वजह से नहीं हुआ और उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो लॉ कहता है हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इज इट क्लियर? यस सर, दिस इज टोटली क्लियर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। देखना बस इस बात को एक बारी ध्यान से सुन लेना। मान लो कंपनी ने यहां पर डिक्लेयर करा, क्या डिक्लेयर करा? डिविडेंड। कंपनी ने यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर करा, ठीक है? तो लॉ कहता है ध्यान से सुनना, लॉ कहता है 5 डेज के अंदर, 5 डेज के अंदर वो कहां चला जाना चाहिए? शेड्यूल्ड बैंक में, सेपरेट बैंक में, आपको सेपरेट अकाउंट में वो डाल देना है डिविडेंड का पैसा। और यहीं से ही 30 डेज में, यहीं से ही डिक्लेरेशन की डेट से ही 30 डेज में वो पे हो जाना चाहिए या उसका डिविडेंड वारंट पोस्ट हो जाना चाहिए। अगर वो पे नहीं होता है तो नेक्स्ट 7 डेज में क्या करना है कंपनी को? नेक्स्ट 7 डेज में कंपनी को उसे ट्रांसफर कर देना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और यहां से 90 डेज में, क्या करना है? स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट बनानी है और उसे कहां चिपका देना है? वेबसाइट पर चिपका देना है। ओके सर। और नेक्स्ट अगर 7 सालों तक वो पे नहीं होता है तो कहां चला जाएगा? आईईपीएफ में उसे ट्रांसफर कर देना, उन अमाउंट को आईईपीएफ में उसे ट्रांसफर कर देना। और आईईपीएफ में ट्रांसफर करने पर बदले में रिसीट जरूर ले लेना, कि आपने पैसा ट्रांसफर किया है। इज इट क्लियर? तो ये बस आपको ये टाइमलाइंस जो है वो याद रखनी है। इज इट ओके? यस और नो? यस सर। तो हमने कितनी देर में बच्चों ये कवर कर लिया बेटा? अराउंड 40 मिनट्स हमें लगे पूरा का पूरा चैप्टर को, सारे की पॉइंट्स को रिवाइज करने में, है ना? तो आप इसको अगर फास्ट भी देखेंगे, स्लो भी देखेंगे, जैसा आपका मन करे, लेकिन देख जरूर लेना भाई एक बार, है ना? समझ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और
नॉर्मली अगर आप इसका और बेटर तरीके से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप क्या करना, इसको रिवीजन देखने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेना, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेना, एक बारी रीड कर लेना, आपका एकदम से कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके सर, ग्रेट सर, थैंक यू सर।